हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिष्का एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज का पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर मतलब हम कुछ खरीदने जाते हैं, हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, उस चीज़ का बिहेवियर मतलब हम किस पर्सपेक्टिव से उसे खरीद रहे हैं, किस बिहेवियर से उसे खरीद रहे हैं, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंडर। तो जहाँ पे भी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, वो किसी भी छोटे या बड़े डिसीजन लेता है, तो वो कंज्यूमर का बिहेवियर बन जाता है। कोई भी कमोडिटी अगर कंज्यूमर यूज़ करता है, उसे डिस्पोज करता है या उसे इवेल्युएट करता है, उसके बारे में जानता है, तो वो कोई ना कोई डिसीजन लेता है। तो उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर डील करते हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर में दो एक्सपेक्ट्स आते हैं। ये कौन से एक्सपेक्ट्स हैं? इन दोनों से क्या करना है हमें? तो इन दोनों से ही कंज्यूमर बिहेवियर पता चलता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहने वाला है उस प्रोडक्ट के प्रति। तो फर्स्ट आता है नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। नीड्स या वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर की नीड है, वो चाहता है कि प्रोडक्ट को खरीदना है, सबसे पहला एक्सपेक्ट वो आता है। दूसरा आता है हमारे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम स्कैर्स रिसोर्सेज के अंदर पढ़ते हैं। तो नीड्स ऑफ द कंज्यूमर या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्सेज कौन से होंगे? स्कैर्स रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज से कंज्यूमर अपनी वांट को कैसे पता करेगा? रिसोर्सेज कंज्यूमर के हो सकते हैं उसकी इनकम, उसके अवेलेबल मनी, उसकी सेविंग, उसकी इन्वेस्टमेंट। तो उससे उसकी जो भी वांट होगी, जो भी नीड होगी, वो खरीदना चाहता है, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ही खरीद पाएगा। तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के प्रोसेस में एक्सपीरियंस का प्रोसेस रिलेट होता है। तो एक्सपीरियंस होता है ना, वो डिसीजन लेता है किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने में, डिस्पोज करने में, इवेल्युएट करने में कोई डिसीजन लेता है। तो उसका एक्सपीरियंस प्रोसेस ही परचेजिंग का इंक्लूड होता है कंज्यूमर बिहेवियर में। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं। ये व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन के क्वेश्चंस पूछेंगे कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को लेके, एंड उसके अगर डिसीजन पे पहुंचते हैं तो वो कंज्यूमर बिहेवियर हो जाता है। अब कंज्यूमर अपनी परचेज ऐसे करेगा, अपनी नीड्स एंड रिसोर्सेज को देख के अपनी परचेजिंग जो करेगा वो इस वे में करेगा कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। अब यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज का मतलब क्या है? कि उसकी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मैक्सिमाइज पे हो। अब आगे चलते हैं डिमांड एनालिसिस। आई होप आपको कंज्यूमर का बिहेवियर अच्छे से समझ आया है, इसलिए हम कंज्यूमर बिहेवियर में छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड किसी भी कमोडिटी की एक क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर खरीद पाता है। तो किसी भी कमोडिटी की एक क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीद पाता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो कि प्राइस उसे मार्केट ने तय करके दिया होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, या तो वो प्रेजेंट में खरीद रहा होगा, या तो वो फ्यूचर में खरीद रहा होगा, या वो पास्ट में खरीद चुका होगा। तो डिमांड कमोडिटी को ऐसे पता चलती है। तो डिमांड के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब 3 एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिससे डिमांड का पता चलता है कंज्यूमर कोई डिमांड कर रहा है? तो या तो उसकी डिज़ायर, नीड या वांट होगी कंज्यूमर की, तो उस चीज़ पे वो डिमांड करेगा, या तो उसकी वांट होगी या नीड होगी या डिज़ायर होगी। अब एबिलिटी टू पे, हमारे रिसोर्सेज जो थे उसमें 2 चीज़ें आ जाती है रिसोर्सेज में। एबिलिटी टू पे, वो पे करने की क्षमता रखता हो, और विलिंगनेस टू पे, वो पे कर पाता हो। तो अगर वो पे कर पाएगा, उसकी क्षमता रखेगा, तभी तो उस कमोडिटी को खरीदेगा। इससे उसकी डिमांड का पता चलता है, इससे एक कमोडिटी की डिमांड अराइज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिमांड फंक्शन पे। तो डिमांड का फंक्शन क्या होता है? अब हमने समझ लिया डिमांड क्या होता है। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, मतलब उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांडेड का और अलग अलग फैक्टर्स का जो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे। तो ये एक कंज्यूमर के लिए भी हो सकता है और ये पूरी मार्केट के लिए भी हो सकता है, जिसमें ऑल द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी इंक्लूड हो जाएंगे। अब आगे हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि डिमांड एनालिसिस में इसको इन्फ्लुएंस करेंगी। सबसे पहले फैक्टर आता है प्राइस। तो प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को? प्राइस एक फैक्टर है जिससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड लो भी जा सकती है, अप भी जा सकती है। तो सबसे पहला है प्राइस। प्राइस से क्या होगा? हमारी मार्केट, जो मार्केट है, इकोनॉमी है, वो हमें प्राइस तय करके देती है एक प्रोडक्ट का। अगर वो प्राइस ज़्यादा है
बहुत ज़्यादा है हमारे लेवल से, तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम कर देंगे। ऐसे ही वाइसा वर्सा, अगर उसका प्राइस कम है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा देंगे। सेकंड आता है इनकम। अब कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है वो कितनी डिमांड कर रहा है। तो कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाती है तो वो क्वांटिटी जितनी डिमांड कर रहा था पहले, उससे अब ज़्यादा डिमांड करने लगेगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। एंड ऐसे ही वाइसा वर्सा, अगर इनकम कम हो जाती है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम कर देगा। पर ये केस नॉर्मल गुड के केस में है, गिवन गुड का हम आगे बढ़ेंगे अभी। थर्ड आता है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी का मतलब है, रिलेटेड मतलब उसके आसपास की कॉमोडिटी। जैसे हम एक कॉमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं और उसके जैसी बहुत सारी और कॉमोडिटीज़ भी हैं, तो उसके प्राइसेस से भी उसकी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड डिटरमाइन होती है। तो ये रिलेटेड कॉमोडिटीज़ में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर आता है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट से पता चलेगा कि वो किस चीज़ की डिमांड किस पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा है। जैसे कि पास्ट में वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदता आ रहा है, अब उसका टेस्ट चेंज हो गया या प्रेफरेंस चेंज हो गई, कुछ भी कह सकते हैं, और वो कमोडिटी को छोड़ के उसके कॉम्प्लीमेंट्स खरीदने लग गया है या उसके सब्स्टिट्यूट खरीदने लग गया है, तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर डिमांड में चेंज आएगा। तो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर से भी डिमांड डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स। जो भी हमारे कंज्यूमर के फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े अभी, डिमांड के फैक्टर्स हैं, डिमांड जिससे डिटरमाइन होती है। अब इससे हमारा डिमांड फंक्शन बनता कैसे है। तो डिमांड फंक्शन के 4 वेरिएबल्स रहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। एंड इसमें एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सपेंडिचर और भी फैक्टर्स आते हैं, पर अभी हम इतने ही पढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड डिटरमाइन होती है, फंक्शन होती है प्राइस का। पर्टिकुलर गुड का प्राइस कितना है उससे डिटरमाइन होगी। पर्टिकुलर कंज्यूमर की कमोडिटी इनकम कितनी है उससे डिटरमाइन होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कितने हैं, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर दूसरा गुड का प्राइस कम होगा तो मैं उसकी डिमांड ज़्यादा करूँगी, इसकी डिमांड कम कर दूँगी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से भी क्वांटिटी डिटरमाइन होगी। एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, तो ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन। बट हम डिमांड फंक्शन को ऐसे चारों फैक्टर्स से अलग अलग करके पढ़ेंगे। मतलब हम सिर्फ एक एक फैक्टर का पढ़ेंगे, एक एक फैक्टर से हम समझेंगे कि डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड एक फंक्शन है प्राइस का, तो प्राइस से कैसे डिटरमाइन होगी डिमांड अलोन, मतलब सिर्फ प्राइस एक फैक्टर हम लेके चलेंगे इसमें। तो इसमें सारे बाकी जो फैक्टर्स बचे, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारे हो जाएंगे कांस्टेंट। ये हम लेके चलेंगे, एज्यूम कर लेंगे ये सारे कांस्टेंट है, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस प्राइस चेंज हो रहा है, उससे हमारी डिमांड चेंज होगी। तो ये जो चारों फैक्टर्स, ये जो बाकी 3 फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, इसको हम टर्म देते हैं सेटिरस पैराबस। तो सेटिरस पैराबस मतलब अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब आगे चलते हैं हम। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसको हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार, डिमांड को अफेक्ट करने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है डिमांड को। अगर प्राइस राइज हो जाएगा किसी भी कमोडिटी का, आप अपना एग्जांपल लेके देखिए, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, मतलब हम डिमांड कम कर देते हैं उसकी। तो ये नॉर्मल गुड के केस में होगा, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम डिमांड कम कर देंगे, एंड प्राइस कम हो जाता है तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। पर ये सिर्फ नॉर्मल गुड के केस में होगा। बट इसका एक्सेप्शन है गिफिन गुड के केस में। तो गिफिन गुड्स कौन से होते हैं, जो थोड़े चीपर होते हैं। तो चीप गुड के केस में क्या होगा, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ा देंगे, क्योंकि अब वो हमारे लिए चीप है, हम उसको ज़्यादा खरीद पाएंगे। ऐसे ही प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से डिटरमाइन होती है हमारी डिमांड। सेकेंड फैक्टर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम से कैसे डिटरमाइन होगी डिमांड। तो सबसे पहले कंज्यूमर की इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पे है, अगर उससे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड भी कमोडिटी की बढ़ा देगा। पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं हम, तो एक अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड बढ़ा देगा, एंड वाइस वर्सा, अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, इनकम एंड डिमांड पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। और ये जो प्राइस और डिमांड है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और डिमांड, ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इनका रिलेशनशिप इन्वर्सली होता है। एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है।
अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये तो नॉर्मल गुड की बात हो गई कि हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। पर इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगा, इन्फीरियर गुड गिवन गुड्स ही होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, बट आप ये मान के चलिए ये चीपर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड से चीपर गुड है। तो इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो अपनी उसकी क्वांटिटी कम कर देगा और नए नॉर्मल गुड की केस कमोडिटीज़ पे चला जाएगा। तो अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो चीप प्रोडक्ट्स खरीदना कम करके नॉर्मल गुड की क्वांटिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड होती है इनकम एंड डिमांड, जिसमें इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो यही हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे चीपर कार्स का। तो अगर कार चीप है और इंफीरियर गुड में हम मान रहे हैं उसको, इंफीरियर गुड के इंफीरियर गुड में एक चीप कार आती है। अब हमारी कॉमोडिटी हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। इनकम बढ़ने से क्या होगा, हम नॉर्मल गुड या लग्जरी गुड्स के केस में चले जाएंगे। तो हम जो कार अब चीप खरीदने वाले थे अब उसको कैंसिल करके हम नॉर्मल कार खरीदने की कोशिश करेंगे। तो हमारी उसकी चीपर कार की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसी से इंफीरियर गुड या गिवन गुड के केस में इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप इन्वर्सली चलता है एंड नॉर्मल गुड के केस में इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव चलता है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड फैक्टर आता है हमारा प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड। तो रिलेटेड गुड मैंने आपको बताया कि जो गुड्स होते हैं जिसके सब्सिट्यूट होते हैं, मतलब हम एक पर्टिकुलर गुड खरीद रहे हैं, हम शैम्पू की बात करते हैं तो शैम्पू अगर हम पर्टिकुलर खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है मार्केट में वही एक ही शैम्पू है, मार्केट में उसके 1000 वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे। तो हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो फर्स्ट आते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो हम जॉइंटली डिमांड करते हैं, मतलब जिनकी हम एक साथ डिमांड करते हैं। अब एग्जांपल लेके चलिए पेट्रोल और कार का, या फिर लेफ्ट शू और राइट शू का। हम जब भी परचेज करने जाते हैं हम राइट शू और लेफ्ट शू एक साथ खरीद रहे हैं, पेयर खरीद रहे हैं, हम सिंगल शू खरीद के नहीं आते कभी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि हम देखते हैं पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए। अब पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ने से पेट्रोल के डिमांड कम हो गई एंड ऐसे ही वाइसा वर्सा ये कार की भी डिमांड कम हो गई। तो प्राइजेस पेट्रोल के बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाती है एंड ऐसे ही उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड से इन्वर्स रिलेशनशिप बनाते हैं। एंड सेकंड आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको हम छोड़ के किसी और गुड पे जा सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव गुड्स होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं प्रोडक्ट्स के। अल्टरनेटिव मीन्स कि हम एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे पे जा सकते हैं। पर जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो हम ज्वाइंटली डिमांड करते हैं, उसका एक प्रोडक्ट नहीं खरीद के आएंगे, हम दोनों प्रोडक्ट साथ में खरीदने पड़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं। इसका जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हम यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। टी के प्राइसेस बढ़ने से टी की डिमांड कम हो जाएगी। अब इसकी डिमांड कम होने से क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी के प्राइसेस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाते हैं। आगे हम चलते हैं, फोर्थ फैक्टर आता है हमारा कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से कंज्यूमर अपने डिमांड को चेंज करेगा, जैसे उसका पर्टिकुलर टाइम पे, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, जैसे पर्टिकुलर टाइम पे उसका टेस्ट चेंज हो गया तो वो अपनी डिमांड भी चेंज कर देगा, वो उसके सब्सिट्यूट्स पे चला जाएगा। अब आगे चलेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन, अगर हमें पता चले कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, ज़्यादा होने वाले हैं, उससे हमारी डिमांड इफेक्ट हो जाती है, करंट डिमांड इफेक्ट हो जाती है। तो अगर हमें पता चल जाए कि फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में जाके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मतलब अभी करंट प्राइसेस कम हैं, तो हम उसकी डिमांड इमीडिएटली इंक्रीज कर देंगे, मतलब उसकी डिमांड एकदम से ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और लोग उस कमोडिटी को स्टोर करना शुरू कर देंगे लो प्राइसेस पे, क्योंकि फ्यूचर में जाके तो उसके प्राइसेस राइज होने वाले हैं। एंड ऐसे ही वाइसा वर्सा, अगर हमारे प्राइसेस फ्यूचर में जाके कम होने वाले हैं तो हम उसकी करंट डिमांड जो अभी हम कर रहे हैं उसको पोस्टपोन कर देंगे, उसको हम थोड़ा डिले कर देंगे ताकि हम फ्यूचर में जाके खरीदें और हमें कम करना पड़े। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इसमें और भी बाकी सारे फैक्टर्स आते हैं। अब इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इन्फ्लेशनरी पीरियड या डिफ्लेशनरी पीरियड, इसमें कैसे अफेक्ट होती है हमारी डिमांड।
इन्फ्लेशनरी पीरियड में क्या होता है, मनी का सर्कुलेशन हमारे हाथों में ज़्यादा होता है, मतलब हमारी इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो सभी के पास पैसे ज़्यादा होंगे। पैसे ज़्यादा होने से हमारी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता, उसी इनकम पे खरीदने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी पीरियड में डिमांड बढ़ जाती है। एंड ऐसे ही वाइसा वर्सा डिफ्लेशनरी पीरियड में या डिप्रेशन में क्या होगा, हमारी जो सर्कुलेशन है मनी की हाथों में, इकोनॉमी में, वो कम हो जाएगी। तो सर्कुलेशन कम हो गई मनी की, तो हमारी परचेजिंग पावर खरीदने की कम हो गई। उससे क्या होगा, हमारी डिमांड भी इफेक्ट होगी और डिमांड भी हम कम करेंगे उसके बाद। नेक्स्ट, ये सारे फैक्टर्स खत्म होते हैं। अब हम आगे चलते हैं डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। तो डिमांड का शेड्यूल क्या होता है और डिमांड का कर्व क्या होता है। डिमांड का शेड्यूल होता है अगर हम किसी भी टेबुलर फॉर्म में डिमांड को लिख रहे हैं तो वो हो गया उसका शेड्यूल, एंड अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हो गया डिमांड का कर्व। अब यहाँ पे डिमांड का शेड्यूल कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे हमने एक साइड लिए प्राइजेज ऑफ ऑरेंजेस एंड एक साइड लिए उसकी क्वांटिटी। तो हम अगर 15 रुपये पर केजी है, ऑरेंजेस का प्राइस 15 रुपये पर केजी है, तो हम उसके 2 किलो खरीद के ला रहे हैं। अब उसके प्राइजेस कम हो गए, 12 रुपये पर केजी हो गया, तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, 3 केजी खरीद के लाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइजेस कम होने से हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो इन्वर्सली रिलेटेड है। अब प्राइजेस उसके 9 हो गए, ऐसे ही चलते चलते प्राइजेस अगर 3 रुपये हो गए पर किलो पे, तो हम कितने किलो खरीद के ला रहे हैं, हम यहाँ पे 6 किलोज खरीद के ला रहे हैं। तो ऐसे ही प्राइजेस कम होने से हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड ऐसे ही हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं कर्व, डिमांड का कर्व। डिमांड का कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा। नॉर्मल गुड के केस में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन। तो हम डिमांड के कर्व को आगे भी जनरली जितना पढ़ते हैं वो स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहता है। और इसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे उसका अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो ये डिमांड का कर्व बन जाता है। अब आगे देखते हैं मार्केट डिमांड का शेड्यूल और कर्व। मार्केट डिमांड में हमने अभी ये देखा इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको प्राइजेस ऑफ ऑरेंजेस पे कितना खरीद रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे मार्केट डिमांड का शेड्यूल। मार्केट डिमांड में क्या होगा, जितने भी कंज्यूमर होंगे इंडिविजुअल, उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का। तो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की कमोडिटीज़ जितनी भी डिमांड कर रहे हैं ये, इनको हम ऐड करके मार्केट डिमांड में काउंट करेंगे। तो ये 1 लीटर कमोडिटी मिस्टर एक्स का था एंड 2 लीटर मिस्टर वाई का था, तो हम मार्केट डिमांड में इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1+2=3 बन गया। तो ये मार्केट डिमांड हो रही है 3 लीटर्स की। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है प्राइजेस ऑफ मिल्क का, कि मिल्क के प्राइजेस पर लीटर क्या हैं और कितनी कमोडिटीज़ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई खरीद रहे हैं, और उससे मार्केट डिमांड डिटरमाइन होगी उनको ऐड करके। तो ये जो मिस्टर एक्स की डिमांड है ये पर्टिकुलर उसका कर्व है, इंडिविजुअल कर्व है। मिस्टर वाई की जो डिमांड है ये पर्टिकुलर उसी का इंडिविजुअल कर्व है। एंड जो मार्केट डिमांड हमने ऐड करके निकाली है ये लास्ट वाला उसका कर्व है। तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगी नॉर्मल गुड के केस में। अब आगे हम देखेंगे कि डिमांड स्ट्रेट रहती है कि नहीं रहती है। डिमांड हमने अभी देखा इंडिविजुअल में भी एंड मार्केट डिमांड में भी डिमांड हमेशा स्ट्रेट ही है। तो डिमांड स्ट्रेट हो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिमांड स्ट्रेट ही रहे। हम आगे इक्विलिब्रियम में वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको स्ट्रेट लेके चलेंगे, पर डिमांड कॉनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है। तो ये दोनों केसेस होते हैं। तो पर ये आपको याद रखना है कि इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव ही रहेगा, ये डाउनवर्ड स्लोप ही रहेगी, ऊपर से नीचे ही आएगी, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये नेगेटिवली स्लोप्ड ही रहेगी। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके फैक्टर्स। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।